अक्लमंद दादी और कटहल का अचार। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित और प्रेरित है। यह घटना रीवा राज्य से संबंधित है। अगर आपको यह हिंदी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करें और नीचे अपने विचारों को कमेंट करके साझा करें। किसी गांव में वसुंधरा नाम की एक काकी रहती थी। गांव के लोग उन्हें गांव का सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे। जहां पर वसुंधरा काकी मौजूद रहती थी वहां कभी भी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं हो पाती थीं। उनके पास हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता था। एक बार चौमासे में यानी बारिश के मौसम में गांव के एक बुजुर्ग पति पत्नी ने भागवत कथा का आयोजन किया था। रोज उनके यहाँ पूरा गांव भोजन करता था। लेकिन आखिरी दिन भागवत समाप्त होने के बाद जब भोज की तैयारी हो रही थी तो पकवान बनाने वालों ने देखा कि सब्जियां कुछ कम हैं। चौमासे का महीना था, बाहर से जाकर सब्जी लाना मुश्किल था क्योंकि गांव चारों ओर से नदी से घिरा था और बारिश के दिनों में नदी उफना जाया करती थी। इसलिए बारिश के दिनों में यह गांव बाहर की दुनिया से कट जाया करता था। इसलिए बाहर जाकर सब्जियां खरीद कर लाना मुश्किल था। अब एक ही उपाय था कि गांव वालों को अपनी समस्या बताई जाए और गांव वालों से कुछ सब्जियां उधार ले ली जाए। उसी समय वहां पर वसुंधरा काकी आ गई और उन्होंने परेशान उन दोनों वृद्ध पति पत्नी से समस्या का कारण पूछा। दोनों ने बताया कि आज के भोजन के लिए सब्जियां कुछ कम पड़ रही हैं। जो भी सब्जी है उनकी मात्रा कम है। कुछ आलू है तो कुछ कद्दू है। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके सब्जी बनाई जा सके। तभी काकी की नजर कटहल के पेड़ पर गई और उन्होंने तुरंत दोनों वृद्ध से पूछा कि आपके यहाँ कटहल के अचार कितने बरनी में रखा हुआ है। तो दोनों वृद्ध ने बताया कि लगभग 10 से 15 बरनी कटहल का अचार घर में है। फिर क्या था, वसुंधरा काकी ने तुरंत 8 बरनी कटहल के अचार के मंगवाई और उनको पानी से साफ करके साबुत कटे हुए कटहल अलग कर लिए और उससे स्वादिष्ट कटहल की सब्जी बनवाई। इसके अलावा जितने भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां थीं उनको मिलाकर मिक्स सब्जी बनवा दी। अंत में जब भोज के लिए पंगत लगाई गई और खाना को परोसा गया तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह गए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इस तरह की कटहल की सब्जी नहीं खाई थी और ना ही कभी मिक्स सब्जी के बारे में उन्होंने खाया था। उसी के बाद से ही हर आयोजन में मिक्स सब्जी का चलन प्रारंभ हो गया। बदनसीब बच्ची की कहानी। रूसी शहर यारोस्लाव के निवासी 10 साल से अधिक समय पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई एक घटना को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वही काम करता रहा जो उसे उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहां तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफी लंबे समय तक आवाज आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहां रहते थे वे सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज जो वे अपने पीछे छोड़ गए थे वह उनकी अपनी बच्ची। 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहां थी। जांच से पता चला कि लड़की का नाम लिजा वेरबिट्स्काया था और उसके माता पिता पता नहीं कहां चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लीजा को अस्पताल ले जाया गया जहां वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इन्ना निका रहती थी जो अपने बीमार बेटे की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बगल के कमरे से चीख सुनी और देखने गई कि यह सब क्या है। उसने लीजा को देखा और उसकी मात्र प्रवृत्ति ने उससे उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उस दिन से इन्ना रोजाना लीजा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इन्ना उस छोटी बच्ची से मिलने गई और देखा कि वह अब अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला
कि उसे एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे लीसा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के दस्तावेज पूरे हो गए, तब लीजा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या थी और वह सदमे में थी। वह तेज आवाजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लीजा की त्वचा उसके रिश्तेदारों की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडल बन गई और अपनी कहानी और मॉडलिंग करियर की बदौलत वह पूरे रूस में जानी जाने लगी। जो लोग उसके रूप रंग पर हंसते थे, जब वे उसे जीतते हुए देखते थे तो अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतिभा प्रतियोगिताएं वो जीतती गई। अब जब वह प्रसिद्ध हो गई है तो उसकी बायोलॉजिकल मां ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। लीजा को उसकी मां का फोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी भी सोच रही है कि क्या वह उससे मिलना चाहती है जिसने उसे छोड़ दिया। हमारा सम्मान इस दत्तक मां इन्ना को जाता है जो इस परित्यक्त बच्चे के जीवन में नायक बन गई, लेकिन ऐसी विशेष नियति के साथ। कन्यादान, एक आंसू भरी कहानी। रामराव जी के 2 बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामराव और रूही की मां लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और रामराव शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नजदीक थी। सारी तैयारियां हो गईं, शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी छोटी। रूही देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में ले आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामराव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामराव के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। लता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना मां के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब मां को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होंगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा, और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना
खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थीं। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रूही मां पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वहां मन से पूजा की। मां ने रूही की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रूही के दूसरे मां पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियां, पांव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूं मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही।